नमस्कार दोस्तों, छपाक न्यूज के 8वें एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदुत्व की पीठ पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार जात की राजनीति क्यों करनी पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी जो अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ हमेशा से आगे बढ़ी है और न जाने कितने चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे से वो लगातार जीत हासिल करती रही है, न जाने कितने राज्यों में उसने जीत हासिल की है। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो वह 3 बार सत्ता में आई है इसी हिंदुत्व के एजेंडे से, लेकिन आखिरकार उसे ऐसा क्या हुआ कि उसे यूजीसी बिल लाकर जात की राजनीति करने पर मजबूरन खड़ी है। दोस्तों, इसे समझना बहुत आसान है। समस्या इस बात की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। समस्या इस बात की भी नहीं है कि सवर्ण समाज किधर जाएगा। समस्या इस बात की है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। आखिरकार उसके दिमाग में ऐसी चीजें क्या चल रही हैं जिस पर वह एक समय पर तो ऐसा लग रहा था कि वो देश को हिंदुत्व की ओर ले जा रही है, अखंड भारत की ओर ले जा रही है, लेकिन यूजीसी बिल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर जरूर लगा दी है कि अभी उसे रोक दिया है, लेकिन उस लिहाज से अगर ये बात करें नमस्कार दोस्तों, छपाक न्यूज के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हिंदुत्व की पिच पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उसे जात की राजनीति करनी पड़ रही है? दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि 13 जनवरी 2026 से जब से यूजीसी बिल मोदी सरकार लेकर आई थी, तब से सवर्ण समाज सड़कों से लेकर संसद तक का घेराव कर रहा है। भारत के शिक्षा मंत्री यानी मोदी सरकार में मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वह इस बिल को लेकर आए। समस्या इस बात की ये नहीं है कि वो बिल लेकर अचानक आए। क्या उन्होंने बिल लाने से पहले चर्चा नहीं की होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? उन्होंने कैबिनेट से चर्चा नहीं की होगी? निश्चित तौर पर की होगी। गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा हुई होगी, तब जाकर ये बिल आया होगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि मोदी सरकार जिस अपने एजेंडे को मजबूत रखने की कोशिश हमेशा करता रहा है और वह सवर्ण समाज को बांधने की एकजुटता दिखाता रहा है। सवर्ण समाज जानता है कि वह बीजेपी के बिना अधूरा है, तो उस सवर्ण समाज को एक मक्खी की तरह निकालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कर दी? सवाल यहाँ पर यह होता है, आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि सवर्ण समाज से मोदी सरकार पीछे छुड़ा रही है? क्या वो एक गलत फहमी में मोदी सरकार आ चुकी है या भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है कि सवर्ण समाज कहीं छिटकने वाला नहीं है, हम उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार क्यों ना करें? लेकिन सवर्ण समाज ने यह तय कर लिया है कि अब आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, केंद्र से लेकर राज्यों के चुनाव, उसमें हम मोदी सरकार को निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर देंगे। अब ये बिल लाने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी, पहले वो समझ लीजिए। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दोस्तों अगर इसे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझें तो सरकार का ये मानना था और सरकार का ये कहना था कि लगातार जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, ST/ST वर्ग के लोग हैं, SC/ST वर्ग के लोग हैं, इनके साथ भेदभाव हो रहा था। इसकी वजह से बिल लाना पड़ा। अब भेदभाव कैसे हो रहा था, कितनी शिकायतें मिल रही थी, जरा पहले उस आंकड़े पर नजर डाल लीजिए। पिछले 5 वर्षों में 118.4% जाति भेदभाव की शिकायत हुई। ठीक है, उसके बाद 2019-20 में 173 शिकायतें आई। 2023-24 में ये शिकायतें 173 से बढ़कर 378 हो गई। अगर वही बात की जाए कि 704 यूनिवर्सिटी और 1553 कॉलेजों से कुल 1160 शिकायतें मिली। अब जब इतनी शिकायतें मिली तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह दबाव था, केंद्र सरकार के ऊपर यह दबाव था कि इस बिल को जरूर से जरूर लाया जाए। इस पर उन्होंने पूरी अपनी तैयारियां की, पूरा खाका तैयार किया और उसे जाकर लाकर पेश कर दिया। ये बात जहां तक तो ठीक थी। बिल पेश करना कोई बुरी बात नहीं है। इस देश में हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म की सुरक्षा करना और उनकी जिम्मेदारियों का बीड़ा उठाना केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है। लेकिन समस्या यहाँ ये पैदा होती है कि एक तरफा फैसले ने मोदी सरकार को घेर रखा है। एक तरफा फैसला क्या है, उसे समझ लीजिए। इस बिल में सवर्ण के लिए कुछ भी नहीं है। यानी इस बिल के अंतर्गत जो इक्विटी सेल बनेगी
जो अदालत मोटा माटिया विमान जो अदालत बनेगी, जैसे कोई एससी या एसटी वर्ग के साथ भेदभाव होता है, अगर वो शिकायत करेगा तो शिकायत में एसटी वर्ग का अधिकारी होगा, एससी वर्ग का होगा, यहाँ तक कि ओबीसी को भी शामिल किया गया है। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो वो शिकायत करने के बाद वो 1 हफ्ते के अंदर पूरी सुनवाई होगी और 15 दिन के अंदर पूरी क्लीन चिट देकर और मामला सजा देकर मामला रफा दफा करना होगा। इतनी जल्दबाजी भी क्यों? अच्छा, दूसरी बात यह है कि समण समाज के एक प्रतिनिधि को क्यों नहीं रखा गया इसमें? समस्या इस बात की यह भी है, अगर झूठा केस कोई जिस तरह से लाद दे, किसी के ऊपर झूठा केस कर दे, तो फिर समण समाज उसमें तो फंसता हुआ नजर आएगा, तो बचेगा कैसे? समस्या तो यहां पर यह भी हो रही है। अब एक आंकड़ा ये भी बता रहा है कि 14% जो शिकायतें हुई हैं वो फेक हुई हैं। तो फेक इसलिए हुई है कि बिना सबूत की हुई हैं, या तो उनके गवाह नहीं मिले या तो सबूत नहीं पेश कर पाया। लेकिन वही आंकड़े ये भी बताते हैं कि 86% शिकायतें पूरी तरह से सही साबित हुई हैं। अब समस्या इस बात की है, जब सही साबित हुई है तो अब यूजीसी बिल सामने ले तो आया गया, लेकिन सवर्ण समाज के प्रतिनिधि को देना चाहिए था जगह, जिसकी वजह से सवर्ण समाज इस पर नाराज नजर आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी है, अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि अभी इस बिल को लागू नहीं किया जाएगा। जो पुराने नियम थे, जो पुराना ढर्रा चल रहा था 2012 वाला, उसी के हिसाब से चीजें चलती रहेंगी। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और अगर इसमें कुछ बिंदु बदलने पड़े तो सरकार अपना बदलना चाहे, अब फिर पूरी तैयारी से लागू करें। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा, फिर आगे सरकार को क्या दिशा निर्देश देता है ये 19 मार्च को पता चलेगा। अब समस्या इस बात की ये भी आ रही है कि जिस सवर्ण समाज ने बरसों से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया हो, उसके साथ रहा हो, चोली दामन का साथ रहा हो, आखिरकार उसे दूध में मक्खी की तरह क्यों निकाल कर फेंक दिया गया? क्या अब सवर्ण समाज और सवर्ण वोट बैंक की मोदी सरकार को जरूरत नहीं है? अगर नहीं है तो फिर ठीक है, तो आने वाले समय में मोदी सरकार और बीजेपी सरकार अन्य राज्यों में हो या केंद्र में हो, इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। समस्या इस बात की यहां पर भी है कि सवर्ण समाज के बारे में मोदी सरकार पूरी तरह से ये समझ लीजिए कि उसने एक माइंड मेकअप कर लिया है कि सवर्ण समाज कहीं जाने वाला नहीं है, वो घूम फिर कर हमारे पास ही आएगा। 14 से 15% सवर्ण समाज मान लीजिए, तो वो ये मान के चल रहा है कि जाएगा तो 2-3% इधर उधर जाएगा, बाकी 10-12% तो हमारे पास रहेगा ही। हालांकि इस गलत फहमी में मोदी सरकार बिल्कुल न रहे। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए सवर्ण समाज ने कमर कस ली है। अब मजेदार बात यह भी है कि विपक्ष भी इसमें अपना खेल कर रहा है। विपक्ष में अगर खेल करने की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बहुत प्रतिष्ठित पार्टी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती अब मुखर हो रही हैं सवर्णों को लेकर। उन्होंने इस बिल के बारे में ये कहा है कि ये बिल निश्चित तौर पर सवर्ण समाज के साथ भेदभाव करने वाला है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यानी उन्होंने सवर्ण समाज की ओर अपना हाथ बढ़ाया है। अब ये राजनीति किस ओर जाती है ये अभी आपको आगे पता चलेगा। आखिरकार मायावती को इतने समय बाद सवर्णों की याद कैसे आ गई, ये भी समझना चाहिए। अब सवर्ण समाज की समस्या इस बात की है कि अगर मोदी सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसे बेइज्जत किया जा रहा है, उसे निकाला जा रहा है, तो वो कहाँ जाएगी? कहीं ना कहीं तो ठिकाना ढूंढना ही होगा। तो सवर्ण समाज के लिए जिस तरह से हितैषी बन रही हैं बहन मायावती, उससे तो लग रहा है कि सवर्ण समाज का एक मुस्त जो परसेंटेज होता है वो इस समय बसपा की ओर भाग रहा है। अच्छा, मायावती भी बहुत फूक कर कदम रख रही हैं। उनकी पार्टी का अस्तित्व तो एक समय में तो पूरी तरह से खत्म ही हो गया था। वो केंद्र से लेकर राज्य के चुनाव में अगर आप देख लें तो उनके विधायक और सांसद तो मुश्किल से जीत रहे थे।
यहाँ तक कि कई चुनाव में तो जमानत जब्त भी हुई है। लेकिन मायावती जिस तरह से सवर्णों के साथ दिख रही हैं और यूडीसी बिल को गलत ठहरा रही हैं, सवर्ण समाज के दिल में अपनी जगह बना रही हैं ताकि वो फिर से वापस आ जाए। और 2007 का जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने सीटें जीतकर जो एक परचम लहराया था, फतेह हासिल की थी, उसे शायद 2027 में मुमकिन किया जा सके। लेकिन ये इतना आसान तो है नहीं, और आसान बनाया जा सकता है, लेकिन कैसे, ये समझिए। अब आप ये मान के चलिए कि मायावती सवर्ण समाज को साधने की कोशिश क्यों कर रही हैं। साल 2006 में माननीय काशीराम जी का निधन हुआ। इसके ठीक एक साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में बसपा सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 203 सीटें जीत कर लाई। उस समय जब चुनाव रैलियां हो रही थी तो ये डिजिटल तो नहीं था खैर, लेकिन टीवी में, रैलियों में हम 2 नारे सुन रहे थे। उसमें से पहला नारा क्या था वो जान लीजिए। नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब सवर्ण समाज तो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे लेकर चलता है। जब ये इस नारे को मायावती ने अपनी पार्टी की ओर से दिया तो ये ब्राह्मण समाज खुश हो गया। उन्होंने तय कर लिया कि असली पार्टी हमारी यही है, और मायावती की तरफ से इज्जत भी मिल रही है और पार्टी में अच्छा खासा दबदबा भी बन रहा है। अब दूसरा नारा क्या था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। यानी कि ब्राह्मण समाज को मायावती ने एक दर्जा दे दिया, एक ओहदा दे दिया, जिससे वो खुश हो गया। अब इन 2 नारों ने 2027 में मायावती को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इतना ही नहीं, आप ये देखें कि 41 ब्राह्मण मायावती के 2007 में जीते थे, विधायक बने थे। उसका फल यह मिला कि मायावती ने 7 ब्राह्मण विधायकों को मंत्री बना दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों की वजह से ही मायावती की सरकार बनी थी, बसपा की सरकार बनी थी। दलित भी था, ओबीसी भी था और मुस्लिम समाज भी था। यानी मायावती फुल पैकेज के साथ सरकार में आई थी। दलित तो उनके साथ, मतलब अब ये मोटा मोटी मान के लिए ज़्यादातर दलित ही था उनके साथ। इसके बाद ओबीसी ने अच्छा खासा साथ दिया था। मुस्लिम समाज तो समाजवादी पार्टी के बाद वो एक नई राह तलाश रहा था, तो उन्होंने भारतीय बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। हालांकि मुस्लिम पिछले कुछ चुनाव से छिटक कर कांग्रेस की तरफ गया और समाजवादी पार्टी की तरफ जरूर गया हो, लेकिन मायावती ने इस समय सोच रहे हैं कि मुस्लिम समाज तो जैसे तैसे आ ही जाएगा, लेकिन ब्राह्मण को साधना यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। अगर ब्राह्मण को साध लिया तो ये समझ लीजिए कि विधानसभा की आधी जंग ऐसे ही जीत गई। अब सवर्ण समाज ने अपना दूसरा घर बहुजन समाज पार्टी के रूप में तो देख लिया है। यानी ऐसा लग रहा है कि वो मायावती की ओर जा रहा है। इससे नुकसान किसका किसका हो रहा है? इससे मोदी सरकार का तो नुकसान पूरी तरह हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव में योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी खड़ी कर दी है। अगर सवर्ण समाज नाराज रहा तो फिर उत्तर प्रदेश में लेने के देने पड़ सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। यानी राजनीति की बिसात किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने यूडीसी बिल लाकर बिछाई है, ये उस पर ही भारी पड़ने वाली है, ये नजर आ रहा है अभी। और ये यूडीसी का जो विरोध प्रदर्शन है सवर्ण समाज की ओर से, ये अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। अगर 19 मार्च में जब सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा कुछ गाइडलाइंस दिया कि नहीं कुछ चीज़ें हटाकर इसको लागू कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर ब्राह्मण समाज और यानी सवर्ण समाज के लिए अगर एक प्रतिनिधि उस खाके पर नहीं आया या उनकी सुनवाई के लिए नहीं आया तो फिर चीज़ें और भी बिगड़ सकती हैं और ये प्रदर्शन उग्र हो सकता है। अच्छा, अब ये सवर्ण भाई अपना ठिकाना तो ढूंढेगा ही कहीं ना कहीं, जब बीजेपी ने उसे बिल्कुल बाहर का रास्ता ही दिखा दिया। अब कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में सवर्ण समाज इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायक और कुछ नेता के बयान हिंदुत्व विरोधी होते हैं
और जिस तरह से इनका एक वर्ग के प्रति लगाव प्रेम रहता है, उससे ब्राह्मण समाज तो बिल्कुल दूरी बना लेगा, वो तो जाएगा ही नहीं। हालांकि छुट पुट जो सवर्ण समाज के इक्का दुक्का परसेंटेज के लोग हैं, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन उससे बात तो बनने वाली है नहीं। एक मुश्त वोट चाहिए, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास था, और बीजेपी बड़े सीने ठोक के कहते कि समझ हमारे पास है, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने उनका एक आधा हाथ और आधा पैर काट दिया, उसे तो आपने विकलांग बना दिया और फिर उसे अपनाने की बात करते हो। अब भारतीय जनता पार्टी इस रौब में घूम रही है कि, और इस टसन में घूम रही है कि वो सवर्ण समाज कहीं जाएगा नहीं, वो हिंदुत्व का एजेंडा है और उसकी कहीं बात बनेगी नहीं। लेकिन सवर्ण समाज का तो अलग ही कहना है, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार हम बीजेपी को सबक सिखा कर रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की और फिर जो अन्य राज्यों में चुनाव है उसमें तो बीजेपी की किरकिरी होने वाली है। लेकिन समस्या इस बात की है कि आखिरकार बीजेपी को ये कदम उठाना क्यों पड़ा। अगर कदम उठाना पड़ा तो फिर हर चीज़ की समानता रखनी चाहिए थी यूजीसी बिल में, वो समानता आपने रखी नहीं। बिना समानता के चीज़ें तो होती नहीं। अब दोस्तों, अब एक चीज़ और इसमें अब समझ लीजिए, यूजीसी को लेकर जिस तरह से विपक्ष के अभी कुछ नेता चुप हैं, यानी यूजीसी तो एसटी और एससी के लिए ये तो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, लेकिन चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ है उनका तो बयान ही बड़ा अलग है। उन्होंने कहा अगर उस कोर्ट से अगर कुछ ऐसा आता है या फिर अगर बीजेपी सरकार है इस बिल को वापस लेती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। तो भाई एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, तो बीजेपी सरकार आखिरकार करेगी क्या। अब मोदी सरकार के पास परेशानी का सबब तो बन चुका है, आपने खाई तो खोद दी है, अब कि तो आप गिरोगे कि तो दूसरे गिराओगे। अब बिल को वापस लोगे तो फिर और चीजें बिगड़ेंगी। तो फिर आखिरकार ऐसी क्या जल्दी थी इस बिल को लाने के लिए। हालांकि इस बिल को लेकर बहुत पहले से पूरी तरह से विश्लेषण हो रहा होगा, खाका तैयार किया जा रहा होगा, कौन कैसा क्या होगा, लेकिन फिर भी सवर्ण समाज के लिए कुछ हिस्सा तो रखना चाहिए था। इस तरह अपंग सवर्ण समाज हो गया इस बिल के बाद। ये तो सुप्रीम कोर्ट का सवर्ण समाज अभी भी कर्ज अदा कर रहा है कि हालांकि उसने रोक लगा दी है, वरना ये तो लागू होने वाला था, और लागू हो जाता तो फिर आपको उसके रिजल्ट भी कुछ समय से फिर नजर आने लगते हैं। अगर कोई झूठा केस बना के दे कि इसने हमको जाति भेदभाव किया है या ऐसा कुछ किया है, तो सवर्ण समाज करेगा क्या, उसके पास सबूत क्या रहेगा। लेकिन उसके पास तो 50 गवाह आ जाएंगे, तो उसका तो करियर तो वैसे भी बर्बाद हो जाएगा। अब मज़ेदार बात यह है कि आपने इसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया। ओबीसी भैया कब से इसमें प्रताड़ित और भेदभाव का शिकार रहा है, हजारों सालों से इतिहास अब उठा कर दे कि एससी एसटी समाज रहा है। आज भी कई गांव में चले जाइए, आपको एसटी और एससी समाज को ही भेदभाव से जूझना पड़ रहा है। ओबीसी कब से जूझना पड़ा, ओबीसी और सवर्ण तो हमेशा से भाई भाई के साथ एक ही साइकिल सवार से रास्ते से होते हुए जाते थे। तो इसका मतलब अब आपको सवर्ण वोट की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ओबीसी को भी साध रहे हैं आप। हालांकि ओबीसी की शायद ही कभी शिकायत आई हो, लेकिन वो पीड़ित तो कभी नहीं दिखा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट को ऐसा क्या लगा, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कहां से ओबीसी प्रताड़ित होने लगा, इसका जवाब तो देना ही होगा। अब दोस्तों, समस्या इस बात की है कि अब पाले में गेंद सुप्रीम कोर्ट की है। अब सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को क्या करेगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। लेकिन अभी भी यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज के दिलो दिमाग में सिर्फ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की
जो उन्होंने किया है वो ही सब कुछ अब ये समझ लीजिए गूंज रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों का विश्वास खो दिया है और ये उस पर बहुत ही भारी पड़ेगा। इसका अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी नहीं है। अब मायावती के साथ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि उनकी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी बसपा, वो जिसका अस्तित्व समाप्त हो रहा था और अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर आ रहा था, अब वो पूरी तरह से एक नई जान में आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले मायावती ने एक बैठक की थी, उसमें स्वयं मायावती जी थी, आकाश थे, उनके भाई भी थे मायावती के, और एक कुर्सी आपने देखी होगी, एक कुर्सी मिश्रा जी की थी। अब समस्या इस बात की है, वो मैं नाम भूल रहा हूं उनका, एक समस्या इस बात की है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने क्या खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सवर्णों को अपना एक दूसरा घर मिल गया है बहुजन समाज पार्टी के रूप में। अब इस पर बहुजन समाज पार्टी किस तरह से सवर्णों का साथ लेती है और किस तरह उन्हें अपनाती है, यह एक देखने वाली बात होगी। अच्छा, मायावती ने पिछले दिनों एक फिल्म का टीजर आया घूसखोर पंडित, उस पर भी एक्शन लिया। मतलब उन्होंने ये बताया कि पंडितों को बदनाम किया जा रहा है, शरण समाज को बदनाम किया जा रहा है, ब्राह्मण समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ भी ये बदनामी हो रही है। अब उस पर कौन बोले? अब सवर्ण समाज को लगा कि मायावती पूरी तरह से ब्राह्मणों के प्रति अपना हमदर्दी दिखा रही है, तो क्यों नहीं इन्हीं के साथ हो जाओ। वही हो भी रहा है और निश्चित होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अब ये देखने वाली बात यह है कि आने वाले चुनाव में मायावती जी किस तरह से 2027 के चुनाव को लुभाती हैं और किस तरह से वो अपनी तैयारियों को परखती हैं और किस तरह से सवर्णों के वोट लेकर पूरी राजनीति की दिशा बदलती हैं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।